नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। देश भर में कोरोना का महा अलर्ट शुरू हो चुका है। बहुत सी राज्य सरकारों ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। सबसे पहले आज जो अपडेट है वो मैं आपको बता देती हूं, यानी अगर उस राज्य में आप हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहने वाला है। अभी ये खबर आई है। कल से यूपी में रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी 25 तारीख से। हरियाणा में भी रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात के 8 शहरों में इसी तरीके से रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लग गया है। तमिलनाडु में बीच पर किसी भी तरह के जमावड़े पर पाबंदी रहेगी। तमिलनाडु में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को बीच पर एंट्री नहीं होगी। 31 दिसंबर तक किसी भी तरह की सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक भीड़ नहीं जुटेगी। कर्नाटक में रेस्टोरेंट में 50% की क्षमता के साथ नया साल मनाने की इजाजत है। पुडुचेरी में क्रिसमस और नए साल के लिए नाइट कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी 50% क्षमता के साथ नए साल का जश्न होगा। अगर आप इन इलाकों में हैं तो ये खबर आपके लिए थी, लेकिन सवाल ये है कि जब रात को कर्फ्यू लग रहा है तो फिर दिन में चुनावी रैलियां कैसे हो रही है, बताइए। बहुत बहुत स्वागत। हम लोग के जब फेस्टिवल आते हैं तो कोरोना बढ़ जाता है, और इनका जब टाइम आता है तो जो लगा देते हैं नाइट कर्फ्यू। रैलियां जो इसको भी तो रोके हैं, इनके लिए नाइट कर्फ्यू ना इनके घर का हो गया है। जब मर्जी आती है खोल देते हैं, जब मर्जी आती है लगा देते हैं। लगता है कि कोरोना एक शहंशाह हो रहा है जो रात के अंधेरों में निकलता है, सुबह होते ही वो चला जाता है। यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू है, इसीलिए पब्लिक नेताओं से ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि नेताओं की रैली में तो खूब भीड़ है। तो क्या जो कोरोना रात को आएगा वो दिन की रैलियों से गायब हो जाएगा? असल में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुरोध किया है कि तीसरी लहर के चलते यूपी विधानसभा चुनाव टाल दिया जाए। पीएम और चुनाव आयुक्त चुनावी रैलियों पर रोक के लिए कदम उठाएं। चुनाव प्रचार टीवी और अखबारों के माध्यम से करें। चुनाव में कोरोना कैसे बढ़ता है, इसका उदाहरण हम पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं, जहां अधिसूचना के दिन यानी 26 फरवरी को कोरोना के सिर्फ 216 केस थे और एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन नतीजों के दिन यानी 2 मई को कोरोना के 17,515 केस हुए और 216 लोगों की मौत हुई। दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहां कोरोना की वजह से चुनाव कैंसिल हुए या फिर टाले गए। पूरी दुनिया में कम से कम 79 देशों ने अपने चुनाव टाले। 57 देशों ने कोरोना का कहर कम होने के बाद चुनाव करवाए। इसीलिए भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के संभावित खतरे को देखते हुए चुनाव टालने की मांग हो रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को आया था। उसे 100 केस होने में 16 दिन लगे, 200 केस होने में 3 दिन और 300 केस सिर्फ 2 दिन में हो गए। लेकिन इसके बावजूद यूपी में चुनाव प्रचार चल रहा है। अयोध्या में आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में आए लोग लापरवाह थे। ज्यादातर लोगों ने मास्क ही नहीं पहने थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, और बस देखिए और समझिए कि ऐसे में कैसे रुकेगी तीसरी लहर। और ये चिकित्सा शिविर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ एक कर्मचारी के अलावा बाकी लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया है। अभी लगाए बैठे थे, अभी उतारे हैं। मत उतारिए ना, यही तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री। ठीक है लगाए रहेंगे। किस डिपार्टमेंट से हैं आप? होम्योपैथिक डिपार्टमेंट से। इनको कहिए मास्क लगाएं। बिल्कुल मास्क रखा हुआ है, मास्क रखा हुआ है। सरकारी विभाग? नहीं, हम लोग प्राइवेट कंपनी है। खांस भी रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए। आयुर्वेदिक कंपनी से। आयुर्वेद में है तो मास्क क्यों नहीं लगाए? हाँ, मास्क अभी लगाए हुए थे, अभी निकल गया है। मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क अयोध्या के मेयर हैं, पूरा देश देख रहा है आपको। हाँ? ऐसे भीड़ में बिना मास्क के चलेंगे? योगी जी कह रहे हैं इंजेक्शन लगवाइए। इंजेक्शन सबको लग चुका है, मास्क भी हम लोग परमानेंट लगाते हैं, भोजन पे दे। जिलाध्यक्ष जी, आपने भी मास्क नीचे कर रखा है। चलिए लगा ले रहा हूँ। ये है कि ये जो भीड़ आ रही है, इसमें आप देख सकें कितने लोग मास्क लगाए हैं और कितने लोग बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं।
कांग्रेस हाईकोर्ट की टिप्पणी का स्वागत कर रही है और कह रही है कि जान से बढ़कर और कुछ नहीं है। विशेषज्ञ जो कहेंगे हम सबको वो मानना चाहिए। हम सरकार में हो या नहीं हो, सत्ता में हो या नहीं हो, मायने नहीं रखता, मायने ही नहीं रखता। हुआ भी हम कौन है, या बीजेपी भी कौन है, या योगी आदित्यनाथ भी कौन है? अरे जनता जिससे आप वोट मांगने जाते हो उसकी जान की अगर परवाह आप नहीं करते तो आप हैं कौन? कौन सी जगह में किस समय कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है। इसके लिए प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एक हमारी बॉडी है, इलेक्शन कमीशन है, उनको यह निर्णय लेना होता है। इस बीच यूपी सरकार ने कल से रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिस पर जनता नाराज है। जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि रैलियों पर रोक क्यों नहीं है। लोगों के लिए ऊपर तो पाबंदी कर दे रहे हैं, रैली भी अपना थोड़ा कंट्रोल में करने चाहिए कि अगर सब चीज देख रहे हैं तो उनको रैली का भी थोड़ा इंतजाम करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि रैली वैली कम हो जाए, ताकि ये जो कोरोना का दहशत फैला रखी है कोरोना, तो हर जगह रोके ना। अपना जहाँ मतलब होता है वहाँ कोरोना गायब कर देते हैं। जहाँ पे चुनाव आ रहा है तो अब सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। ऐसे भी कहीं जाएंगे सब लोग तो फैमिली मेंबर्स जाएंगे, रैलियों में तो कितनी ही फैमिलीज एक साथ होती हैं, तो बहुत खतरनाक है। कोरोना का वायरस रूप बदल रहा, तो क्या हम चुनाव प्रचार का तरीका नहीं बदल सकते? ओमिक्रॉन से दुनिया भर में दहशत है, तो क्या हम लाखों की भीड़ जुटाना बंद नहीं कर सकते? अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है चुनावी रैलियों पर लगे पाबंदी, ताकि बची रहे आपकी जिंदगी मिली है दोबारा। सियासत के चक्कर में दांव पर मत लगाओ, बंद करो रैली। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रैलियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास आप वोट मांगने जा रहे हैं उनकी जान ज्यादा जरूरी है। अकेले सवाल नेताओं और राजनीतिक पार्टियों का होता तो बात यहीं खत्म हो जाती ना, लेकिन पब्लिक यानी आप कहां मान रहे हैं? जनता भले ही नेताओं पर सवाल उठा रही हो, लेकिन खुद कहां सुधर रही है? सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ हो, लोगों को देख लीजिए, लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। कोविड होता क्या है ये जान ही नहीं रहे हैं। मास्क से तो नाता कब का टूटा, सोशल डिस्टेंसिंग तो सिर्फ हवा में दिखाई देती है। सरकार भले ही चेतावनी दे रही हो, लेकिन लोग कहां मान रहे हैं? ये मुंबई के दादर मार्केट की भीड़ है, जहां सुबह सुबह लोग सब्जी खरीदने आए हैं। इस बात से बेफिक्र कि एक बार फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार कह रहा है कि हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। द ओवरऑल पॉजिटिविटी इज 6.1। हमें पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता बरतनी है। सरकार की ये चिंता इसलिए है क्योंकि भारत में 20 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। देश में 20 जिले ऐसे हैं जहां की जो पॉजिटिविटी की दर है वो 5% से ज़्यादा है, लेकिन 10% से कम है। इन 20 जिलों में से 9 केरल में हैं, 8 मिजोरम में हैं, 1 सिक्किम में है, 1 मणिपुर और 1 पश्चिम बंगाल में है। उसी प्रकार से 2 जिले ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है। तो इस प्रकार 22 जिले ऐसे हैं देश में जो कि हमारे लिए चिंता का विषय हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि उसने तैयारी पूरी की हुई है। जरा एक नजर सरकार की तैयारियों पर डाल लीजिए। सरकार ने 18 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड, 4,94,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1,39,000 से ज्यादा आईसीयू बेड, 24,000 से ज्यादा बच्चों के आईसीयू बेड्स, 64,000 से ज्यादा बच्चों के नॉन आईसीयू बेड्स तैयार किए हैं। दूसरी लहर में हुई ऑक्सीजन की किल्लत को कौन भूल सकता है? हालांकि सरकार का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में मरीजों को अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी सरकार तैयार है। सरकार का दावा है कि पहली लहर में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जो दूसरी लहर में बढ़कर 10,000 मीट्रिक टन हो गई। सरकार का दावा है कि तीसरी लहर के लिए 18,836 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज हम दे सकते हैं।
सरकार को ये तैयारी इसीलिए करके रखनी पड़ी है क्योंकि पब्लिक अभी भी लापरवाह बनी हुई है। ये दिल्ली का मशहूर सरोजनी नगर मार्केट है जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, इसीलिए अब पुलिस को आना पड़ा है। दिल्ली पुलिस की टीम ड्रिल कर रही है, पुलिस लोगों का चालान भी काट रही है। सरोजनी मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस की सख्ती कितनी है एक उसका उदाहरण भी आप देखेंगे। फेस मास्क ना पहनने पर चालान पुलिस द्वारा हो गया है। लगातार इतनी सख्ती अगर रहे तो शायद लोग भी और ज्यादा अलर्ट रहेंगे। क्या हुआ, कितने का चालान लगा रहे हैं? 2000 का। कैसे भूल गए थे, क्या कर रहे थे आप? मैम एकदम से वो गाड़ी से निकल रहा था, लगाने वाला था, भूल गया था बस। लेकिन माफ नहीं किया इन्होंने? नहीं, माफ नहीं किया। सॉरी बोल दिया आप? हाँ, मैंने बोल दिया। और इसीलिए आज #स्टॉप ओमिक्रॉन पर हमने ये सवाल पूछा कि क्या ओमिक्रॉन को रोकने के लिए चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। जवाब में कू रिएक्शन ऑफ द डे के लिए हमने पलाश गैन को चुना है, जिन्होंने लिखा है ओमिक्रॉन को रोकने के लिए चुनावी रैलियों पर पाबंदियां लगनी चाहिए, नहीं तो ये भयानक रूप ले सकती है। इसीलिए चुनाव आयोग को ऑनलाइन प्रचार की अनुमति देनी चाहिए। आप भी इसी तरह अपनी राय @ABP न्यूज़ हैंडल को फॉलो करके कू के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं और ABP न्यूज़ पर 9 बजे रात को मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा बन सकते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद अब मास्टर स्ट्रोक में खबर आतंक के खतरे की। वारदात में मारे गए शख्स की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। कौन, किसकी बात हो रही है, अभी आप कुछ ही सेकंड में समझ जाएंगे। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, उस शख्स का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियां एक टूटे मोबाइल और एक टैटू के सहारे साजिश की परतों को खोलने में लगी हुई है। पंजाब, लुधियाना, वहां हुआ ब्लास्ट, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब तक ब्लास्ट के जितने भी सुराग सामने आए हैं वो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं और खुफिया एजेंसियों को ये खबर मिल चुकी है कि पाकिस्तान पंजाब में खालिस्तान के खूनी खेल को फिर से शुरू करने की बिसात बिछा रहा है और इसीलिए पंजाब पुलिस ने पूरे सूबे के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो लुधियाना कोर्ट कम्प्लेक्स की सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी गई है। पंजाब पुलिस के द्वारा आज जो भी कर्मचारी जहां पर आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। ये तस्वीरें हैं लुधियाना कोर्ट की, जिसे धमाके के 24 घंटे बाद किसी कैंटोनमेंट में बदल दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। साजिश के तार जोड़ने में जुटी केंद्र और राज्य की एजेंसियां मास्टरमाइंड के बेहद करीब भी पहुंच चुकी हैं। सीन ऑफ क्राइम को अच्छी तरह से देखा जा रहा है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, वो सारे वहाँ से हम मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और इसके अलावा जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हमें काफ़ी वाइटल क्लूज़ मिले हैं। डेफिनेटली हमारे पास अच्छे क्लूज़ हैं और हमें उस पर वर्क कर रहे हैं। साजिश के सबूतों की कोई कड़ी न टूटे, इसीलिए जांच एजेंसियों ने धमाके में मारे गए शख्स का शव पूरे 10 घंटे बाद मौके से बाहर निकाला। इस दौरान फोरेंसिक और दूसरी एजेंसियों ने मौके का बारीकी से मुआयना किया और सबूत जुटाए। धमाके में मारे गए शख्स का शव काफी क्षत विक्षत है, इसीलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी है। उसके हाथ पर सिर्फ एक टैटू मिला है जो सिख धर्म के पवित्र खंडे का निशान है। अब जांच एजेंसियां इसी टैटू के आधार पर युवक की पहचान की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा एजेंसियों को घटनास्थल से एक टूटा हुआ मोबाइल भी मिला है। उम्मीद है कि ये टैटू और मोबाइल धमाके की मिस्ट्री सुलझाने में काफी अहम साबित होंगे। जो बंदा कोई क्रिमिनल था या ऐसा था, उसी के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट आया। वो हैंडलर ही खुद वहाँ उसकी डेथ हुई। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में जो हमलावर मारा गया संभवतः उसने बम अपने पेट से बांध कर रखा था, क्योंकि धमाके के दौरान उसके शरीर के अगले हिस्से और घुटनों को बुरी तरह से क्षति पहुंची है। मौके पर पहुंचे विशेषज्ञों का मानना है कि इस विस्फोटक में RDX तथा अमोनियम नाइट्रेट समेत कुछ अन्य विस्फोटकों को शामिल किया गया होगा। ब्लास्ट के बाद पंजाब पुलिस ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI पंजाब को दहलाने के लिए एक नए ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। इसी ब्लूप्रिंट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान पंजाब में लगातार नशे की खेप, हथियार और विस्फोटक भेजने की कोशिश कर रहा है। खासकर टिफिन बम और ग्रेनेड भेजने पर ज्यादा जोर है। इस बीच फिरोजपुर इलाके में हथियार और हेरोइन की तस्करी तेज हुई। माना जा रहा है कि कश्मीर में हालात बदलने से बौखलाया पाकिस्तान पंजाब में खालिस्तान के खूनी खेल को फिर से जिंदा करना चाहता है।
पंजाब में 3-4 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके जड़ें आज भी हैं। खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, भिंडरवाला टाइगर फोर्स, बब्बर खालसा। पाकिस्तान के मदद से इनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है। पंजाब में पाकिस्तान जिस खूनी खेल को अंजाम देने का ख्वाब देख रहा है, उसे पूरा करने के लिए उसने ड्रोन को हथियार चुना है। 2021 में अब तक 55 ड्रोन पंजाब में देखे जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 49 ड्रोन सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आए थे और 2019 में 35। इस साल सीमा पार से सबसे ज्यादा 36 ड्रोन अमृतसर सेक्टर में दिखे, जबकि पठानकोट सेक्टर में 7 ड्रोन दिखे। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और पाकिस्तान नहीं चाहता कि पंजाब में शांति कायम रहे। उसकी हर संभव कोशिश है कि पंजाब में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं जिससे वहां पर वो फिर से अपने आतंकी गुटों को जिंदा कर सके। यही कारण है कि पंजाब को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार अपनी रणनीति बदल रही है और वहां पर जगह जगह धमाके और टारगेट किलिंग करने की योजनाएं बना रही है। पाकिस्तान के मंसूबों की खबर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी है, इसीलिए लुधियाना धमाके को लेकर सरकार गंभीर है। लुधियाना पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री लगातार घटना की जानकारी ले रहे हैं। पंजाब और देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए जो तथ्य काम कर रहे हैं देश के अंदर या देश के बाहर, उसका खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे। यही पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे कहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही निर्देश है। पंजाब में पिछले कुछ महीनों में धमाके की वारदात तेज हुई। पिछले महीने पठानकोट में सेना के कैंप के पास ग्रेनेड धमाका हुआ, सितंबर में एक मोटरसाइकिल धमाका हुआ और अब लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट। जाहिर है पाकिस्तान पंजाब में किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में है और इसीलिए इस खबर पर हमारी विशेष नजर बनी हुई है। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो काफी दिनों से जीप कांड और गाली कांड में घिरे हुए थे, उनसे जुड़ी एक सनसनीखेज खबर सामने आई। बहुत गौर से सुनिएगा। दिल्ली पुलिस ने टेनी को ब्लैकमेल कर रहे 2 करोड़ की मांग करने वाले एक शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह 5 दिनों तक लगातार मंत्री जी को धमकाता रहा, जिस पर एक्शन में आई पुलिस ने अमेरिका और रोमानिया की एजेंसी की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी जरूरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि टेनी को धमकाने वाले की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन टेनी ने एबीपी न्यूज रिपोर्टर को कैमरे पर जो धमकी दी और गाली दी, उस पर एक्शन कब होगा? दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए ये 5 चेहरे ऐसे शातिर अपराधी हैं जिन्होंने न सिर्फ देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से वसूली की, स्क्रिप्ट लिखी, बल्कि उसे अंजाम देना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब होते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और ये सलाखों में पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने आज उन 5 को गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस अदालत में पेश किया है। 5 को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने दावा किया है कि इस जांच के लिए केवल भारतीय टेलीकॉम कंपनीज ही नहीं बल्कि अमेरिका और रोमानिया की 2 एजेंसियों की भी मदद ली गई है। तब जाकर ये 5 गिरफ्तार हो पाए हैं, क्योंकि ये 5 इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से ब्लैकमेलिंग की कॉल कर रहे थे। देश के गृह राज्य मंत्री टेनी के फोन पर धमकी देने वाले इन 5 युवकों की गिरफ्तारी जरूरी भी थी, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद टेनी के गाली कांड से जुड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि जब टेनी को धमकी देने वाला शख्स 5 दिन के अंदर गिरफ्तार हो सकता है, तो पत्रकारों को धमकाने और गाली गलौज करने वाले मंत्री टेनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि मंत्री जी का गाली कांड तो इस वारदात से भी पुराना है। मंत्री जी ने कैमरे के सामने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स से गाली गलौज की थी। टेनी को धमकी देने वाला गैंग बेहद शातिर अपराधियों का था, इसलिए पुलिस को उन लोगों तक पहुंचने में काफी पापड़ बेलने पड़े। अमेरिका और रोमानिया की एजेंसियों की मदद लेनी पड़ी, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस ने महज 5 दिन में मंत्री जी को परेशान करने वालों को दबोच लिया। लेकिन उसी कानून में काम करने वाली पुलिस गाली कांड में अब तक एक्शन नहीं ले सकी है। टेनी को जो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, उनका मकसद
पैसे की वसूली था। पुलिस के मुताबिक ये एडवांस तकनीक के इस्तेमाल में माहिर थे। इन लोगों ने टेनी के सचिव को 17 से 23 दिसंबर तक लगातार फोन किए। इन 5 दिनों में 30 से 40 बार धमकी दी गई। सभी फोन इंटरनेट कॉलिंग के जरिए किए गए और कॉल नोएडा और दिल्ली बॉर्डर से गई ताकि मोबाइल टावर आइडेंटिफिकेशन से बचा जा सके। ये लोग मंत्री जी के आपत्तिजनक वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर 2 करोड़ की मांग कर रहे थे। टेनी को धमकाने की साजिश में शामिल एक शख्स का पकड़ा जाना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज उम्मीद करता है कि पुलिस जल्द ही उस तक भी पहुंचे। हम वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ में ये सवाल पूछना भी बेहद जरूरी है कि एबीपी न्यूज के पत्रकार को धमकाने पर कार्रवाई टेनी पर कब होगी, क्योंकि सवाल पूछने से नहीं डरता एबीपी न्यूज। एक और सवाल ये कि क्या आपको कभी या आपने कभी नस्ल कुशी की कस्में खाई गई, सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ी, 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन पुलिस को ना तो दिखाई दिया ना सुनाई दिया। अब शिकायत पहुंचने के बाद पुलिस जांच का भरोसा दे रही है। दूसरी तरफ जहरीले भाषणबाजों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब भी वो कैमरे पर वही बातें दोहरा रहे हैं। हालांकि इस धर्म संसद में उगले जहर के खिलाफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जरूर मजबूती से खड़ा हुआ है। कहने को तो ये हरिद्वार में 3 दिन तक चली धर्म संसद है, लेकिन तीनों दिनों तक यहाँ सिर्फ जुबानी जहर उगलने की प्रतियोगिता हुई। ये धर्म संसद जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में हुई, जिसमें जाने माने संतों के साथ हाल ही में इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने वाले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी भी शामिल हुए, जो पहले वसीम रिजवी हुआ करते थे। इस धर्म संसद से कई धर्मों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिए। हरिद्वार में पुलिस की सुरक्षा में 3 दिन तक इसी तरह से जहर उगला गया। संविधान की धज्जियां उड़ी, सोशल मीडिया पर सभी जहरीले भाषण मौजूद है, लेकिन पुलिस की नींद टूटी नहीं। अब हरिद्वार के एक स्थानीय निवासी ने इस सभा के खिलाफ लिखित शिकायत दी। शिकायत जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ की गई है। भड़काऊ और जहरीले भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। एफआईआर में धर्म विशेष के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। लाउड स्पीकर पर 3 दिन तक जहर उगला गया। एक विशेष धर्म के खिलाफ हथियार उठाने की बात कही गई। नस्ल कुशी के लिए उकसाया गया, लेकिन पुलिस को सुनाई नहीं दिया। अब शिकायत पर उसकी नींद कितनी टूटी है, इसका अंदाजा आप प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर को सुनकर लगाइए। कोतवाली हरिद्वार में एफआईआर दर्ज कर दी गई है सेक्शन 153A आईपीसी के अंतर्गत, और कानून के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें अभियुक्त बनते हैं उन सबको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा और कानून के अनुसार, विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ एफआईआर दर्ज हुई, दूसरी तरफ धर्म संसद में शामिल संतों ने मोर्चा खोल दिया है। वो भी अपनी बात पर कायम है। संतों की दलील है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए कहा। हमें इन सारी चीजों के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, इन प्रस्तावों पर जवाब चाहिए हुकूमत से कि वो इस पर कुछ करे और ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके। हिंदू धर्म की संरक्षण, सुरक्षा, सब अभिरक्षा के लिए जेल नहीं, यह बलि भी देना पड़ेगा तो देने के लिए तैयार हूं, उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। एक शब्द भी उसमें वापस लेने वाली बात। यहाँ मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, वहाँ असद ओवैसी जो है पुलिस वालों को धमका रहे हैं। वो खबर भी आपको दिखानी थी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है और वो खबर ज्यादा जरूरी है। लुधियाना धमाके में मारे गए एक शख्स की पहचान हो गई है। पंजाब के खन्ना का रहने वाला है ये शख्स, पहचान हुई है। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जगविंदर, कौन है ये शख्स? देखिए, गगनदीप है, ये पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार है। इसके खिलाफ 11 अगस्त 2019 को मोहाली में एसटीएफ ने एनडीपीएस यानी ड्रग्स का केस दर्ज किया था इसके खिलाफ, और ये जेल में भी रहा है। खास बात यह है कि मोहाली
में जो ये केस दर्ज हुआ था, इसके अलावा इसके खिलाफ जो है वो लुधियाना की इसी कोर्ट में एक केस चल रहा था। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या इसका इरादा जहां केस चल रहा था उस कोर्ट में धमाका करने का था या नहीं, और एनडीपीएस में पकड़ा गया, यानी कि या तो ये ड्रग सप्लाई करता था या फिर ये ड्रग्स लेता होगा, लेकिन इसको एसटीएफ ने पकड़ा था तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर पुलिस की वर्दी में ड्रग सप्लाई करने का शक रहा होगा। हम जल्दी इसके केस की डिटेल भी निकाल रहे हैं और मोहाली में वो केस दर्ज हुआ था। खन्ना का ये रहने वाला है, बर्खास्त हवलदार है। इसकी फोटो भी हमने एक्सक्लूसिवली अभी सामने आ गई है, वो भी दिखा दिया, और जो मोबाइल मौके से बरामद हुआ था उसकी पड़ताल करते हुए और बाजू पर जो इसने खंडा बनाया हुआ था, तो 2 चीजों को अहम माना जा रहा है इसकी शनाख्त के लिए। लेकिन बड़ी खबर ये है कि पूरे धमाके के पीछे जो साजिश का मुख्य करता धरता है वो पंजाब पुलिस और वो तस्वीर आ गई है। जगविंदर, एक सेकंड आपको रोकना चाह रही हूँ। ये देखिए, सुबह से आपको ये टैटू दिखाया जा रहा था कि इसी टैटू को ध्यान में रखते हुए पहचान करने की कोशिश होगी, डीएनए के जरिए पहचान करने की कोशिश होगी, और अब इस शख्स की पहचान हो गई है। ये जो लुधियाना ब्लास्ट में शख्स मारा गया है वो खन्ना का रहने वाला बताया जा रहा है और पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार है। ये जो मारा गया शख्स है, लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए शख्स की पहचान हो गई है। खन्ना का रहने वाला ये बर्खास्त किया गया कांस्टेबल है, और अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसे बर्खास्त क्यों किया गया था, क्योंकि या तो ये ड्रग्स ले रहा था या फिर वर्दी में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। बर्खास्त किया गया था। अब इसका मकसद क्या था, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब अब जानना जरूरी हो जाता है। जगविंदर, क्या इस बारे में पता लग पाया है? इसकी मंशा क्या थी, टारगेट क्या था, मिशन क्या था? देखिए, अगर लुधियाना की कोर्ट में इसका कोई मुकदमा चल रहा था तो जाहिर सी बात है कि जिस अदालत में इसका मुकदमा चल रहा होगा वहीं पर ये धमाका करना चाहता होगा। दूसरा माना ये जा रहा है कि क्या ये वॉशरूम के अंदर उसको बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए गया था अंदर और अचानक उसमें धमाका हो गया, उसमें इसकी ये खुद भी उड़ गया। इन तमाम चीजों पे पड़ताल अभी चल रही है। इस पे पुलिस अभी कुछ कहना नहीं चाहती और उसमें जो है वो खामखा किसी बात को जो है वो बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात अभी तक ये है कि पहचान हो गई है। पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार है, खन्ना का रहने वाला था, उसके खिलाफ एनडीपीएस का अगस्त 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था, मोहाली में केस दर्ज था, एसटीएफ ने इसको पकड़ा था, जेल में ये रहा था और गगनदीप ही लुधियाना गया था जहां वॉशरूम में ब्लास्ट के बाद जो है इसका शव उड़ गया था पूरी तरह से। क्षत विक्षत शव जो बरामद हुआ था उसकी पहचान हो गई है। मौके से मोबाइल के अवशेष भी मिले थे और एक बाजू मिला था जिस पर की नाम आप बता रहे गगनदीप? जी हाँ, गगनदीप जी। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर, बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको वो जो शख्स मारा गया है उसकी पहचान, उसकी तस्वीर दिखाई है। यही वो शख्स है, इसे बाकायदा बर्खास्त किया गया था। ये पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था, जेल भी जा चुका है, ड्रग्स केस में जेल गया था और लुधियाना कोर्ट में कोई इसका क्या केस चल रहा था, क्या वो वहां पर बॉम्ब को एक्टिवेट करने गया था, ये अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। शुरुआती जो खबरें मिली है वो हमने आप तक पहुंचा दी है। अब इस खबर को ब्रेक करने के बाद एक और खबर आपके सामने रखने जा रही हूं। 150 करोड़ रुपए की बरामदगी की खबर। आपने एक साथ कितना कैश देखा होगा? थोड़ा सोचिए, कितना देखा होगा? अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि किसी ने 150 करोड़ रुपए एक साथ नहीं देखे होंगे। कानपुर में हुई एक छापेमारी में इत्र और पान मसाला कारोबारी के पास से 150 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। अब ये कारोबारी किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसका बीजेपी या समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक है? क्योंकि दोनों ही पार्टी में इस शख्स को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। ये कोई नोट छापने की फैक्ट्री नहीं है, बल्कि कानपुर के एक बड़े कारोबारी का बेडरूम है, जहां नोटों की गिनती चल रही है। कैमरे में सिर्फ नोट ही नोट दिख रहे हैं। 500 के नए नोटों की हजारों गड्डियां हैं, गिनना मुश्किल है। फोटो में तो 7 लोग दिख रहे हैं जो गिन रहे हैं, और इनके अलावा और कितने हैं पता नहीं। जब इतनी बड़ी बरामदगी हुई तो कानपुर के स्टेट बैंक के कर्मचारियों को बुलाना पड़ गया।
इतने नोट मिले कि हाथ से गिनना तो नामुमकिन था, तो मशीनें मंगवाई गई। वो कम पड़ी तो नोट गिनने वाली और मशीनें मंगाई गई। अब ये समझिए कि ये कारोबारी है कौन और पकड़े कैसे गए। ये छापा पड़ा है शिखर पान मसाला बनाने वाले पीयूष जैन के यहाँ। पीयूष जैन के कई कारोबार है, वो इत्र भी बनाते हैं। ये छापा DGGI यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने मारा है और छापे में अब तक 150 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, समाजवादियों का नारा है जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय से समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहाँ GST के छापे में बरामद 100+ करोड़ कौन से समाजवाद की काली कमाई है? जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ट्वीट किया, लिखा, डबल इंजन की सरकार में लूट भी डबल हो गई। कानपुर का व्यापारी भी बीजेपी की हिस्सेदारी का ही आदमी है। बीजेपी का मन भी काला है, इसीलिए वो जबरदस्ती व्यापारी को समाजवादी से जोड़ रही है। समाजवादी का व्यापारी के न इत्र से न बीजेपी के मित्र से कोई लेना देना है। अब ये व्यापारी किस पार्टी से जुड़ा था, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मामला निश्चित तौर पर काले धन का है। नए साल में आपकी जिंदगी पर असर डालने वाले बहुत से नियम बदलने वाले हैं। इन्हें जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम लौट रहे हैं। पायलट की तलाश अभी चल रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, लेकिन MiG-21 जैसलमेर में क्रैश हो गया है। लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर जो है वो पहुंच चुके हैं। पायलट के बारे में फिलहाल हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, तलाश जारी है। हम लौट रहे हैं, आप मास्टर स्ट्रोक देखते रहिए।